हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन भी आएगी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली हैंडीकैप्ड एंड सोशली हैंडीकैप्ड। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। हैंडीकैप्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हैंडीकैप्ड मीन्स कि एक ऐसी हेल्थ कंडीशन में एक इंडिविजुअल है जो अपनी नॉर्मली जो है वो फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। नॉर्मल जो भी उसके फंक्शंस हैं, ठीक है, अगर उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो वो फिजिकल हैंडीकैप कहा जाएगा, ठीक है। अगर मेंटली वो इम्पेयर्ड है तो मेंटली हैंडीकैप, और अगर सोशली वो सोशलाइज अच्छे से नहीं हो पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो सोशली हैंडीकैप में आएगा, ठीक है। हैंडीकैप चाइल्ड इज़ वन हु डिविएट्स फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ स्टेटस, ठीक है। नॉर्मल हेल्थ स्टेटस से जो है वो अगर डिविएट कर जाता है, ठीक है, फिजिकली, मेंटली और सोशली, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे हैंडीकैप्ड चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है। वो रिक्वायर स्पेशल केयर, उन्हें क्या होता है, स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्लासिफिकेशन है हमारे पास हैंडीकैप चिल्ड्रन की, किस टाइप के हो सकते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, ठीक है। तो फर्स्ट हम करते हैं फिजिकली। फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आएंगी? ब्लाइंड, डीफ, डम्प एंड क्रिपल्ड चाइल्ड, ठीक है। तो इनको जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास ये फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? फर्स्ट है हमारे पास ब्लाइंडनेस, ठीक है, मीन्स जिसको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, द इनएबिलिटी टू काउंट फिंगर्स इन डे लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters इज डिफाइंड एज ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगर किसी को आप कहते हैं, ठीक है, 3 मीटर के डिस्टेंस से अगर किसी को दिन की रोशनी में, ठीक है, दिन के टाइम पर भी जो है वो अगर आपकी फिंगर्स किसी को दिखाते हैं कि हाउ मैनी फिंगर्स, कितनी फिंगर्स हैं, 5 4 3, उसको नहीं पता चल रहा है, ठीक है, नहीं देख पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड, ठीक है। कोई बाई बर्थ भी हो सकता है, ठीक है, कोई लेटर ऑन लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि किसी को कोई इंजरी हुई या कोई डिजीज़ हुआ, ठीक है, उसके बाद भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आ सकता है। प्रॉब्लम क्या फेस करेंगे जो ब्लाइंड चाइल्ड होगा, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? प्रॉब्लम्स ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट किसी से भी, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, जो भी उसकी कम्युनिटी में आते हैं, सोशलाइज जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, उन सबसे वो प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाएगा। चीज़ों को देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम उससे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अनेबल टू यूज़ हैंड्स एज अ ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, ठीक है। तो अभी वो अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम रिमेंबर करते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ठीक है, हैंड से भी परसीव करते हैं, तो देखने से चीज़ों को और अच्छे से जो है वो हम समझ पाते हैं, ठीक है। अभी वो अच्छे से नहीं देख पा रहा है, तो प्रॉब्लम ऑन लोकोमोशन, ठीक है। अभी अगर किसी को नहीं दिखाई देगा तो वो प्रॉपरली चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है, तो उनको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। पेरेंट्स का जो डिपेंडेंस है केयर गिवर का, वो ज़्यादा हो जाता है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स बच्चे में आएंगी, सोशल इंटरेक्शन उनकी अच्छे से नहीं होगी, प्ले एक्टिविटी में भी जो है वो नॉर्मल और बच्चों के कंपैरिजन में अच्छे से जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। प्रिवेंशन क्या हो सकती है? ब्लाइंडनेस के लिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार तो कोई ब्लाइंड होगा तो उसको कुछ अगर किसी इंजरी या डिजीज़ की वजह से हुआ है तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, नो डाउट। अगर वो उस लेवल पे जो ट्रीट हो जाता है, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो अच्छी बात है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो परमानेंट ब्लाइंडनेस के साथ ही रहेगा, तो उसमें वो चीज़ें अफेक्ट करेंगी एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो अगर प्रिवेंट करना है हमने ब्लाइंडनेस को, देन वी हैव टू प्रोवाइड गुड एंटीनेटल केयर, ठीक है। तो जब एक मदर प्रेग्नेंट कंडीशन में होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो मदर को प्रॉपर केयर देना है, ठीक है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए और जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए, स्क्रीनिंग, जितना हो सके हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना है मदर को भी, और जैसे बेबी डिलीवर होता है उस टाइम पर भी। प्री टर्म बर्थ को हमें जो प्रिवेंशन रखना है, ठीक है, कि ऐसी कुछ भी अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं जहाँ पे लगता है कि प्री टर्म जो है वो बर्थ हो सकता है बच्चे का, ठीक है, तो वो हमें प्रिवेंशन पर रखना है। और एक्सीलेंट न्यूनेटल केयर जो है वो हमें प्रोवाइड करनी है, जो भी अगर प्री टर्म बेबी डिलीवर होता है तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो हम कहीं ना कहीं ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन ए सप्लीमेंट हम देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक है, अबाउट द आई सेफ्टी, पर्सनल हाइजीन क्या है, न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस कितना होता है हमारी आई साइट के लिए, ठीक है। जो भी ट्रीटमेंट हमारे पास होगा विच इज़ टू बी जो ब्लाइंडनेस के लिए है, ठीक है, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस किसी को है किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी की वजह से ब्लाइंडनेस हुआ तो उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कैटरैक्ट, ग्लूकोमा है, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट करने के बाद जो उस ब्लाइंडनेस को हम ठीक कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो उसको इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से देंगे कि वो अपना लोकोमोशन एटलीस्ट थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके, ठीक है। और जो मोबिलिटी एड हैं, गाइड्स, ठीक है, वो सब हम बच्चे में दे सकते हैं। तो ये सब बच्चे को जो है वो उस तरीके से जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, और उसका जो केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्रीज़ हो जाती है कि बच्चे को कितने अच्छे से वो गाइड कर सकते हैं, और सो दैट कि बच्चा उस एक इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, उस डिसेबिलिटी के साथ जो है वो किस तरीके से जो है वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास फिजिकली हैंडीकैप ने हमने फर्स्ट कंडीशन देखा, ठीक है। अभी हमारे पास सेकंड कंडीशन आएगा डेफनेस का, ठीक है। डेफनेस मीन्स आप देख सकते हैं कि जैसे एक बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है। अभी किसी को ऐसा हो सकता है कि जितना मर्जी आप जोर से जो है, जितना मर्जी एक लाउड नॉइज़ में बच्चे के साथ बात करें तब भी उसको बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है। या किसी को होता है कि अगर धीरे से कोई बोलेगा तो नहीं सुनाई, ज़ोर से सुनाई देता है किसी को, ठीक है। तो वो कैटेगराइज हो जाता है डेफनेस का, अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू हियर एज वेल एज समवन विद नॉर्मल हियरिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा डेफनेस का, कि किसी को ज़ोर से सुनाई देता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा। एंड इट कैन अफेक्ट वन ईयर और बोथ ईयर्स, दोनों हो सकता है, किसी का एक ईयर भी अफेक्ट हो सकता है, किसी का दोनों हो सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे में जो है वो डिफ़िकल्टी आएगी किस चीज़ को लेके, कि वो किसी की भी कन्वर्सेशंस हैं, कोई बात कर रहा है आपस में, तो वो नहीं सुनाई देगा, उसको नहीं सुनाई देगा तो वो आगे भी मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा और लर्निंग पुअर हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहेगा। एंड लेवल्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट हमारे पास क्या हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड, ठीक है। माइल्ड हमारे पास रहेगा कि अगर किसी को जो है वो थोड़ा, अगर इस लेवल जैसे 25 टू 39 डेसिबल का साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको फिर अगर नहीं सुनाई दे रहा तो उसको बोलेंगे माइल्ड डेफनेस, ठीक है। फिर हमने जो साउंड का जो फ्रिक्वेंसी है वो और इंक्रीज़ कर रहे हैं और ज़ोर से उसको जो है वो बात कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं, फिर भी उसको नहीं सुनाई दे तो मॉडरेट डेफनेस, और हमने इंक्रीज़ किया देन सीवियर डेफनेस, और इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्रोफाउंड डेफनेस में, इसको नहीं है, उसको बिल्कुल ही उसको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ हियरिंग लॉस का बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, फंक्शनल इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। जब चीज़ें उसको नहीं सुनाई देगी, कोई इंस्ट्रक्शन वो नहीं सुन पा रहा है, अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा, तो फंक्शन भी नहीं कर पाएगा। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, अगर टीचर कुछ भी बोल रहा है, कोई चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी उसको नॉलेज जो भी शेयर हो रही है वो नहीं सुन पा रहा है अच्छे से, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरों की बातें नहीं सुन पाएंगे, सोशलाइज नहीं हो पाएंगे, किसी के इमोशनल वैल्यूज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, कोई क्या बताना चाहता है, नहीं हम उन चीज़ों को अगर बच्चा अच्छे से गेन कर पा रहा है तो सोशल एंड इमोशनल इम्पैक्ट भी रहेगा। और नो डाउट अगर किसी का एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर है, फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, सोशलाइज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जो है वो उसके ऊपर जो है वो एक पड़ेगा बच्चे के ओवरऑल लाइफ के ऊपर, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि अभी वो सुन तो नहीं पा रहा है, तो हमें जो भी उसको मैसेज कन्वे करना है उसके लिए प्रॉपर साइन लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। तो जो भी स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसके पास बच्चे को लेके जा सकते हैं और वो जो है बच्चे को एक प्रॉपर साइन लैंग्वेज में जो है वो ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को माइल्ड या मॉडरेट डेफनेस की प्रॉब्लम है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हियरिंग डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो है वो उसको एक असिस्टेंस मिल जाएगा और बच्चा थोड़ा लेवल पर सुन पाएगा, ठीक है। लिप रीडिंग स्किल्स उसको बताएंगे, क्योंकि अभी सुन तो नहीं पा रहा, तो फेशियल एक्सप्रेशन स्टडी करेगा और सामने वाले की लिप्स की मूवमेंट को स्टडी करके जो है वो अपना मैसेज को कंसीव कर सकता है सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। स्पीच थेरेपी उसमें लेके आएंगे एंड यूज़ ऑफ रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट का, ठीक है, ताकि वो उनकी हेल्प से जो है वो चीज़ों को लर्न कर सके या समझ सके। नेक्स्ट हमारे पास स्पीच हैंडीकैप, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन आती है, स्पीच हैंडीकैप। अभी बच्चा जो है वो बोल नहीं पा रहा है अच्छे से, ठीक है, तो बोल नहीं पाएगा, यहाँ पर स्पीच इम्पेयरमेंट की बात आ रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है कि बच्चे का जो है वो साउंड प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई हो सकता है उसको कोई एनाटॉमिकल ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि वो उसका साउंड प्रोडक्शन अच्छे से नहीं आ पा रहा है, ठीक है, और उसकी फ्लुएंसी अच्छी से नहीं है, ठीक है, फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, और उसका वॉइस और लैंग्वेज में इम्पेयरमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट करेगा और उसके सोशल और इमोशनल वोकेशनल डेवलपमेंट भी जो है वो इससे अफेक्ट होती है।
करैक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं स्पीच इम्पेयरमेंट के क्या करैक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स के स्पीच इम्पेयरमेंट हमारे पास रहता है। फर्स्ट है हमारे पास आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, देन फ्लुएंसी डिसऑर्डर एंड वॉइस डिसऑर्डर। जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स हमारे पास रहता है, इसमें जो एरर्स देखने को मिलेंगे वो हमें देखने को मिलते हैं कि साउंड प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई एनाटॉमिकल, कोई फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन ऐसी हो सकती है बच्चे का स्केलेटल या मस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर सपोर्ट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम ऐसी रह सकती है जिसकी वजह से बच्चे का जो स्पीच का प्रोडक्शन हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलेगा। ओमिशन में क्या होता है, अगर बच्चे को बोलना है बोट, पूरा कंप्लीट वर्ड हमारे पास क्या है, बोट, तो वो क्या बोलेगा, बो। बोट के लिए क्या बोल रहा है, बो। एंड सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, जैसे रैबिट है तो रैबिट ना बोल के वो बोलेगा वैबिट, तो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वर्ड अपने आप से वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास सिप, तो सिप के लिए क्या बोल रहा है, स्लिप, दैट इज द डिस्टॉर्शन। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स कि उसका स्पीच प्रोडक्शन ही कुछ डिफरेंट तरीके से वो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास रहा आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास फ्लुएंसी और वॉइस डिसऑर्डर्स भी आते हैं, ठीक है। फ्लुएंसी में क्या आएगा कि जो एक रिदम है, नॉर्मली जैसे हम पोइट्री बोलते हैं, ठीक है, तो एक रिदम में बोलते हैं तो वो उसमें डिफ़िकल्टी उसको आएगी और वो हेजिटेशन उसमें देखने को मिलेगा, बार बार वर्ड्स को रिपीट करता है, प्रोलॉन्ग साउंड्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो बच्चे में हमें फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। स्टटरिंग होता है, ठीक है, मतलब जो भी रैपिड फायर रेपिटेशन चीज़ों की ले लेता है वो, कोई कॉन्सोनेंट्स या वॉवल्स की साउंड्स को, ठीक है, तो स्टटरिंग उसमें रहेगा। और क्लटरिंग है, अगर क्लटरिंग में मीन्स बहुत ज़्यादा फास्ट, इतना फास्ट बोलेगा कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि बोला क्या, ठीक है। वॉइस डिसऑर्डर्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है। वॉइस डिसऑर्डर्स में क्या होगा कि किसी का मान लो किसी के लैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ से वॉइस प्रॉपरली नहीं निकल पा रही है, ठीक है, तो दैट इज़ द अबनॉर्मल प्रोडक्शन एंड अब्सेंस ऑफ वोकल क्वालिटी, पिच, लाउडनेस, रेजोनेंस, ड्यूरेशन। तो इन सब की वजह से भी उसका जो है वो वॉइस डिसऑर्डर्स वहाँ पे जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट आर द टीचिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजीज हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, जिन बच्चे को जो है वो स्पीच की इम्पेयरमेंट है, स्पीच हैंडीकैप हम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स के लिए जो है वो हेल्प कर सकते हैं। प्रॉपर साउंड प्रोडक्शन की हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई एनाटॉमिकली डिफेक्ट है या कोई न्यूरोमस्कुलर कोई डिफेक्ट है तो उसका पहले ट्रीटमेंट हम देख सकते हैं और उसके बाद बच्चे को आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स के लिए जो है वो ट्रेन कर सकते हैं। स्टटरिंग वाला बच्चा है तो उसको मोर फ्लुएंटली कैसे बोलना है, उसके लिए हम उसको स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। जिनको वॉइस डिसऑर्डर्स हैं उनकी वॉइस क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल को असिस्ट करेंगे कि जितना कोई भी अगर उसको मतलब कोई डिफ़िकल्टी हो रही है कुछ स्वेलोइंग करने के लिए, किसी को कोई इलनेस, सर्जरी कुछ भी है, ठीक है, तो उस टाइम उसको प्रॉपर रेस्ट देंगे। जैसे किसी का मान लो अगर एनाटॉमिकली डिफेक्ट है जिसकी उसको आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो जब उसका वो इलनेस रिकवर हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद उसमें हम धीरे 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 स्लोली जो है वो उसको ट्रेन करेंगे उस चीज़ के लिए। इवैल्यूएट करेंगे हम बच्चे का जो भी अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम उसको कितने अच्छे से वो उसमें फंक्शन कर रहा है, ठीक है, और जितना हो सके एनहांस करेंगे कम्युनिकेशन का, जो भी इफेक्टिवली बच्चा अच्छे से सीख पाए। कुछ हमारे पास जो होते हैं जो कॉजेज़ हम देखने को मिलता है हमें स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के लिए, वो है हियरिंग लॉस, ठीक है। अगर बच्चा सुनेगा ही नहीं, ठीक है, अगर सुनेगा ही नहीं तो फिर बोलना भी नहीं सीख पाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। और कुछ हमारे पास कोई ब्रेन इंजरी हो सकती है बच्चों में, या कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं कि जितना मर्जी बोलें बट वो सीख ही नहीं पाया, ठीक है। और कोई ड्रग अब्यूज़ हैं, फिजिकल इम्पेयरमेंट है, जैसे क्लेफ्ट लिप या पैलेट के बच्चे होंगे तो वहाँ पर आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कोई वोकल अब्यूज़ या मिसयूज़ हुआ है उसका, ठीक है, तो उस तरीके से जो है वो वहाँ पर हमें जो है वो स्पीच इम्पेयरमेंट जो है वो बच्चों में देखने को मिलेगी। अदर डिसऑर्डर्स हमारे पास क्या रहते हैं, एपरेक्सिया, ठीक है। एपरेक्सिया हमारे पास डिसऑर्डर होता है जहाँ पर मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स जो है वो देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज़ ड्यू टू द डैमेज टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अगर ब्रेन का जो पार्ट जो स्पीकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उस पार्ट में कोई डैमेज होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एपरेक्सिया, ठीक है। और एक हमारे पास कंडीशन है डिसएरेथ्रिया जो है एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर है, और इसमें जो है वो बेसिकली जो मसल्स जो हमारे माउथ, फेस और रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करके जो है वो प्रॉपर स्पीच में हेल्प करता है इंडिविजुअल की, वो वीक रह जाती हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगी, तो अच्छे से स्पीच प्रोडक्शन नहीं हो पाता है।
इम्पैक्ट ऑफ स्पीच इम्पेयरमेंट का जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अभी अच्छे से नहीं बोल पाएगा तो पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे बच्चों की, ठीक है। सोशली अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखने में मिलेंगी, ठीक है। बच्चा जो है वो शेम फील कर सकता है, एम्बैरसमेंट उसको होगी कि सबके सामने मैं अच्छे से नहीं बात कर पाता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो सकता है, एंगर और डिप्रेशन के इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं विद द पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से स्पीच इम्पेयरमेंट आया है तो पहले हियरिंग इम्पेयरमेंट को ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कोई मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशंस अगर हमें देखने को मिल रहे हैं कि कुछ उस तरीके का कोई कॉज है बच्चे का इम्पेयरमेंट के लिए तो उसको ट्रीट करेंगे। साइकोलॉजिकली काउंसलिंग होगी, बच्चे का भी होगा और पेरेंट्स की भी होगी, ठीक है। सो दैट उसका जो वो शेम फील कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, डिप्रेसिव है, एंग्रेशन उसके इश्यूज देखने को मिल रहे हैं तो वो सब में जो है उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। अवॉइड मेकिंग फन ऑफ देयर वॉइस और स्पीच, ठीक है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द केयर गिवर एंड द पेरेंट्स कि जितना हो सके बच्चे को एक फन लविंग एनवायरनमेंट दें और उसकी जो उसमें प्रॉब्लम है उसका मजाक ना बनाएं, ठीक है। और वॉइस एंड स्पीच थेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी, कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन, ये सभी जो है वो इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट इज द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, ठीक है। तो उसमें अगर किसी का बच्चे में जो है वो लोग मोशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मोटरली इम्पेयरमेंट उसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी में। और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाती है एंड दैट मे बी ड्यू टू द कोई डिजीज़ उसको हुआ, कोई इंजरी हुई है, ठीक है, वो हो सकता है या उसकी कोई जॉइंट्स, बोन्स, मसल्स प्रॉपरली फंक्शन में नहीं है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मीन्स डिसेबिलिटी ऑफ द बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो बच्चे का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, जो डिफॉर्मिटी है जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ सर्जिकली करेक्ट कर किया जा सकता है, कोई बोन्स को या कोई स्केलेटन मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो ठीक किया जा सकता है। कोई फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मसाज थेरेपी, कोई प्रोस्थेटिक्स उसमें दे सकते हैं बच्चे को, कोई डिवाइसेस ऐसे दे सकते हैं जिससे बच्चे जो है वो उस अपनी पोजीशन और मोबिलिटी में उसको हेल्प हो सके, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो बच्चे की पोजीशनिंग और मोबिलिटी में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया, जैसे वॉकर्स हैं, ट्रचेस हैं, व्हील चेयर, स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स हैं, चेयर्स, डेस्क, टेबल्स, ठीक है, जिससे जो है वो बच्चे का एक प्रॉपर पोस्चर डेवलपमेंट आ सके, ठीक है, जिससे उनकी लाइफ थोड़ा सा उसमें जो है वो हम एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द ऑर्थोपेडिकली जो इम्पेयरमेंट बच्चे में थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक। हमने हैंडीकैप चिल्ड्रन किया जिसमें हमने जो है वो फिजिकली हैंडीकैप जो है वो इस लेक्चर में इंक्लूड किया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम मेंटली हैंडीकैप करेंगे जिसमें मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बताऊंगी और सोशली हैंडीकैप बच्चे, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनकी मैनेजमेंट भी हमने साइड बाय साइड डिस्कस की। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।